नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। पैरामाउंट कोचिंग एंड डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में हमने पढ़ा था भारत की स्थिति एवं महत्व को लेकर, अक्षांश व देशांतरों को लेकर, उसकी सीमाओं को लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत का अफवाह तंत्र को लेकर। भारत के अफवाह तंत्र को लेकर एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र होता क्या है? अफवाह तंत्र वह होता है जिस क्षेत्र में या उस क्षेत्र की मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियों के सहारे जल एकत्रित होकर या वितरिकाओं के रूप में जल का संग्रहण होता है, उसे अफवाह तंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत में अफवाह तंत्र को कितने दो भागों में बांटा गया है। भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। हिमालय अफवाह तंत्र, हिमालय नदी तंत्र। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। मुख्य रूप से भारत में एक अफवाह तंत्र और है जो उसका है आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र को लेकर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बनता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? तो वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य में आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां भी बहती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हिमालयी अफवाह तंत्र को लेकर। हिमालयी अफवाह तंत्र को भी कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। हिमालयी अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, हिमालयी अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत वे नदियां जो हिमालय से निकलती है, उन्हें कौन सी अफवाह तंत्र के अंतर्गत दिया गया है? हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत। हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत भारत की कितनी नदियां निकलती हैं? तीन नदियां, सिंधु नदी, गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, इसी प्रकार प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को भी कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र या अफवाह तंत्र। दूसरा है बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र होता क्या है? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हिमालय के अलावा शेष भारत से निकलने वाली वे सभी नदियां कहां से निकलती हैं? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और इस अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। अरब सागरीय अफवाह तंत्र और बंगाल की
खाड़ी का अफातंत्र। अरब सागरीय अफातंत्र के अंतर्गत भारत की वे नदियां जो हिमालय से न निकलकर शेष भारत से निकलते हैं और अपना पानी अरब सागर में डालते हैं, वो अरब सागरीय अफातंत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी डालती है उन्हें बंगाल की खाड़ी का अफातंत्र के अंतर्गत लिया गया है। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र, तो आज पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र ये है भारत। तो दोस्तों बात करें सिंधु नदी का उद्गम स्थल की, सिंधु नदी के उद्गम स्थल को लेकर। ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम। सिंधु नदी का उद्गम की बात करें तो मानसरोवर झील, मानसरोवर झील या बोखरचू, मानसरोवर झील या बोखरचू, यह तिब्बत में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट या बोखरचू, तिब्बत से निकलती है और यह सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है दमचौक, दमचौक नामक स्थान पर। और वर्तमान में यह राज्य दमचौक कहां पर है? लद्दाख में। वर्तमान में दमचौक कहां पर है? लद्दाख में। पहले ये था जम्मू कश्मीर राज्य में और जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करने के पश्चात दमचौक कहां पर आ गया? लद्दाख में। तो सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है दमचौक नामक स्थान से। और पाकिस्तान में सिंधु नदी का प्रवेश कहां पर होता है? चिल्लास नामक स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, चिल्लास नामक स्थान पर। उसके बाद सिंधु नदी, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे एक शहर स्थित है कराची। पाकिस्तान में एक शहर स्थित है कराची। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे एक शहर है कराची। उसके पश्चात यह नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों सिंधु नदी को लेकर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील या बोखरचू, तिब्बत से निकलती है। यह नदी भारत में दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है और पाकिस्तान में यह नदी चिल्लास नामक स्थान पर प्रवेश करती है। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान का कराची शहर स्थित है और उसके बाद यह नदी अरब सागर में गिर जाती है। दोस्तों बात करें सिंधु नदी की लंबाई। सिंधु नदी की कुल लंबाई को लेकर बात करें तो 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई को लेकर बात करें तो कितनी है? 2880 किलोमीटर। और भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई है
भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई 1114 किलोमीटर। दोस्तों, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में बोखत बीजू नामक स्थान पर जम्मू कश्मीर राज्य में बिंजू नामक स्थान पर एक गहरे गाज का निर्माण करती है। सिंधु नदी बिंजू नामक स्थान जम्मू कश्मीर में गहरे गाज का निर्माण करती है। गहरे गाज का निर्माण करती है और यह गाज है 5181 मीटर गहरा। 5181 मीटर गहरा। इस गाज की गहरे गाज की लंबाई है 5181 मीटर। जो विश्व का सबसे गहरा नदी गाज कौन सा है? सिंधु नदी गाज। विश्व का सबसे गहरा गाज कौन सा है? सिंधु नदी गाज, जो कहां पर है? गुंजी नामक स्थान जम्मू कश्मीर में। सिंधु नदी गाज, सिंधु नदी गाज कहां पर है? गुंजी नामक स्थान जम्मू कश्मीर राज्य को। इस गाज की गहराई है 5181 मीटर। दोस्तों, सिंधु नदी पर कोई भी परियोजना नहीं बनी हुई, लेकिन सिंधु नदी को लेकर भारत व पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी को लेकर भारत व पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता। उसकी बात करते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता, और यह समझौता सन 1960 में हुआ। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। किस किस देशों के मध्य? भारत व पाकिस्तान के मध्य। और इस समझौते के तहत दो नियम या शर्तें रखी गई थी, और वो शर्तें कौन कौन सी थी? पहली शर्त, सिंधु झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का पानी 80% पाकिस्तान यूज में लेगा, 80% पाकिस्तान और 20% भारत। सिंधु, झेलम और चिनाब तीनों नदियों का 80% पानी पाकिस्तान काम में लेगा, जबकि 20% पानी भारत काम में लेगा। दूसरा समझौते की बात करें तो रावी, व्यास और सतलज, इन तीन नदियों का पानी 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और जबकि 80% पानी भारत यूज करेगा। रावी, व्यास, सतलज, इन तीनों नदियों का 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 80% पानी भारत यूज करेगा। तो सिंधु नदी जल समझौते के तहत 1960 में कितनी शर्तें रखी गई थी? 2 शर्तें। दोनों शर्तें थी सिंधु, झेलम व चिनाब। इस तीनों नदियों का पानी 80% पाकिस्तान, जबकि 20% पानी भारत यूज करेगा। दूसरी शर्त थी रावी, व्यास और सतलज, तीनों नदियों का 20% पानी पाकिस्तान व 80% पानी भारत यूज में लेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियों को लेकर। तो भारत की ओर से मिलने वाली सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भारत की ओर से मिलने वाली सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। भारत की ओर से मिलने वाली सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, और चिनाब नदी 2 धाराओं में बहती है। एक धारा का नाम है चंद्रा और एक का है भागा। चंद्रा व भागा की संयुक्त धारा बनती है हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर।
संयुक्त धारा बनती है टंडी, और ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रा व भागा भारत की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी है चिनाब। चिनाब भारत की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब नदी दो धाराओं में बहती है, चंद्रा व भागा, और यह टंडी नामक हिमाचल प्रदेश में एक संयुक्त रूप से एक धारा में बहती है। उसके बाद यह चिनाब के नाम से जानी जाती है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम की बात करें तो अस्किनी, तो इसका प्राचीन नाम है अस्किनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी। दोस्तों, चिनाब नदी सिंधु नदी में मिठानकोट के समीप, मिठानकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। दोस्तों, चिनाब नदी सिंधु नदी में कहां पर आके मिलेगी? पाकिस्तान में, मिठानकोट के पाकिस्तान में आकर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दोस्तों सिंधु नदी की कुल लंबाई को लेकर। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर। चिनाब की कुल लंबाई, चिनाब की लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। चिनाब नदी की कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर। अब बात करते हैं दोस्तों चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना बनी हुई है। चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना बनी हुई है? तो चिनाब नदी पर मुख्य रूप से 3 परियोजना बनी हुई है। चिनाब नदी पर मुख्य रूप से 3 परियोजना बनी हुई है। पहली परियोजना है सलाहर परियोजना, दूसरी है दुलस्ती परियोजना, और तीसरी है बगलीहर परियोजना। बगलीहर परियोजना, और तीनों परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। तीनों परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। चिनाब नदी पर मुख्य रूप से कितनी परियोजना बनी हुई है? 3 परियोजना। सलाहर परियोजना जम्मू कश्मीर, दुलस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर, और बगलीहर परियोजना जम्मू कश्मीर। तीनों परियोजना जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। जबकि बगलीहर परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित परियोजना है। भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित परियोजना है। विवादित परियोजना है। कौन सी? बगलीहर परियोजना। दोस्तों बात करते हैं चिनाब नदी की सहायक नदी कौन सी है? झेलम नदी। चिनाब की सहायक नदी है झेलम। चिनाब नदी की सहायक नदी है झेलम। उद्गम होता है इसका शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से। दोस्तों झेलम नदी चिनाब नदी में पाकिस्तान में आकर जुंग नामक स्थान पर, जुंग पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी पर बात करें तो एक तो भारत की एक झील बनी हुई है वूलर झील। वूलर झील कौन सी नदी पर? सॉरी, झेलम नदी पर भारत की एक झील बनी हुई है वूलर झील, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में।
वुलर झील कौन सी नदी के किनारे बनी हुई है? झेलम नदी के किनारे, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों ये वुलर झील भारत की मीठे व ताजा पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है। कौन सी? वुलर झील। उसके बाद बात करते हैं झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में एक शहर स्थित है श्रीनगर। श्रीनगर ये भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ये भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर झेलम नदी के किनारे स्थित है और श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था। दोस्तों अगर झेलम नदी की परियोजनाओं को लेकर बात करें तो झेलम नदी पर मुख्य रूप से 2 परियोजना बनी हुई है। झेलम नदी पर मुख्य रूप से कितनी परियोजना बनी हुई है? 2 परियोजना। एक परियोजना है उरी परियोजना, उरी परियोजना, और दूसरी है तुलबुल परियोजना। झेलम नदी पर मुख्य रूप से 2 परियोजना बनी हुई है, उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना, और दोनों परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। दोनों परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। तुलबुल परियोजना है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित परियोजना। भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित परियोजना है। कौन सी? तुलबुल परियोजना। अगर बात करें झेलम नदी की कुल लंबाई की, तो झेलम नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर, वो सॉरी 25 किलोमीटर। झेलम की कुल लंबाई 725 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर है। तो दोस्तों बात करते हैं झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, और इसका प्राचीन नाम है, झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता के नाम से जाना जाता है। तो झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से, और यह नदी झुंग नामक स्थान पाकिस्तान में आकर चिनाब नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर राज्य में वुलर झील बनी हुई, जो भारत की सब मीठे व ताजा पानी की प्राकृतिक सबसे बड़ी झीलों में से एक है। दोस्तों झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर स्थित है और इस श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था। अगर बात करें दोस्तों झेलम नदी पर कुछ परियोजनाओं को लेकर, तो झेलम नदी पर मुख्य रूप से 2 परियोजना बनी हुई है, उरी परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में और तुलबुल परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में है, और ये दोनों परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में। जबकि तुलबुल परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित चल रहा है, जो इसे विवादित परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये थी सिंधु नदी।
चिनाब, झेलम। इसके आगे की बात करें तो दोस्तों अब बात करते हैं रावी नदी को लेकर। रावी नदी को लेकर बात करते हैं। रावी नदी प्राचीन नाम की बात करें तो परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम परुष्णी। रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी। रावी नदी का उद्गम की बात करें तो उद्गम, रावी नदी का उद्गम है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के समीप। रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा के समीप हिमाचल प्रदेश से और रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी नदी। दोस्तों रावी नदी की लंबाई की बात करें तो रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर। रावी नदी की कुल लंबाई है 720 किलोमीटर और रावी नदी पर मुख्य रूप से दो परियोजना बनी हुई हैं। रावी नदी पर मुख्य रूप से दो परियोजना बनी हुई है, एक तो थीम परियोजना और एक चमेरा परियोजना। रावी नदी पर मुख्य रूप से दो परियोजना बनी हुई है। थीम परियोजना यह हिमाचल प्रदेश में, दूसरी है चमेरा परियोजना, और ये भी है हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी पर मुख्य रूप से कितनी परियोजना बनी हुई है? दो परियोजना, थीम परियोजना हिमाचल प्रदेश व चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में होती है। रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा के समीप हिमाचल प्रदेश से और रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी नदी। रावी नदी की कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सतलज नदी को लेकर। सतलज नदी, यह चित्र मैं ऐसे बना रहा हूं, जगह कम होने के कारण ज्यादा दूरी में फैल रहा है। तो सतलज नदी पूछिए, सतलज, सतलज का प्राचीन नाम की बात करें तो सतुत्री। सतलज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री। अगर इसकी उद्गम की बात करें तो सतलज नदी का उद्गम है राकसताल झील के होता है और ये है तिब्बत में। सतलज नदी का उद्गम होता है राकसताल झील तिब्बत से और सतलज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री नदी। सतलज नदी की कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर। सतलज की कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर। दोस्तों बात करते हैं सतलज नदी पर मुख्य रूप से दो परियोजना बनी हुई है। सतलज नदी पर मुख्य रूप से कितनी परियोजना बनी हुई है? दो परियोजनाओं को लेकर। तो पहली परियोजना है इसकी भांगड़ा नांगल परियोजना। भांगड़ा नागल परियोजना, और ये परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। भांगड़ा नागल परियोजना और यह परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। दूसरी परियोजना है
नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, और यह परियोजना भी है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों सतलज नदी की कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर और सतलज नदी की पर कितनी परियोजना बनी हुई है? 2 परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश में और नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नांगल परियोजना मुख्य रूप से 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना मुख्य रूप से कितने राज्यों की परियोजना है? संयुक्त 4 राज्यों की। पहला है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। भाखड़ा नांगल परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4 राज्यों की, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। दोस्तों बात करें सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करेगी शिवकीला दर्रे से, शिवकीला दर्रा, और ये है हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ सतलज नदी को। सतलज नदी का प्राचीन नाम है शतुद्री नदी का नाम से जाना जाता है। उद्गम है राकेशताल झील तिब्बत से। सतलज नदी भारत में प्रवेश करेगी शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। सतलज नदी पर मुख्य रूप से 2 परियोजना बनी हुई है, भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश में और यह परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जबकि दूसरी सतलज नदी पर दूसरी परियोजना बनी हुई है नाथपा झाकरी परियोजना और यह परियोजना भी है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों अब बात करते हैं रावी नदी को लेकर। वो इसकी एक नदी बच गई व्यास। व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से उद्गम होता है, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। रावी नदी का व्यास नदी का उद्गम होता है व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। अगर बात करें व्यास नदी की कुल लंबाई, व्यास की कुल लंबाई, व्यास नदी की कुल लंबाई तो 470 किलोमीटर। व्यास नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर और इसका उद्गम होता है व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों व्यास नदी पर 2 परियोजना बनी हुई है। एक परियोजना है पोंग परियोजना, एक परियोजना है पोंग परियोजना और यह परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी पर एक परियोजना बनी हुई है पोंग परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में। दूसरी परियोजना है व्यास व सतलज के संगम पर, व्यास व सतलज नदी के संगम पर एक परियोजना बनी हुई है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और यह परियोजना बनी हुई है हरिका बैराज। कहां पर बनी हुई है? हरि के बैराज और यह है पंजाब में, हरिका बैराज पंजाब जो व्यास व सतलज नदी के संगम पर बनी हुई है। दोस्तों एक बात, एक झेलम नदी को लेकर, झेलम नदी की एक सहायक नदी है जो पाकिस्तान से निकलती है। झेलम नदी की सहायक नदी है जो पाकिस्तान से निकलती है और जम्मू कश्मीर राज्य में जाकर झेलम नदी में मिल जाती है। और यह नदी है किशनगंगा नदी।
किशन गंगा, और इसको पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। किशन गंगा नदी पाकिस्तान से निकलती है और जम्मू कश्मीर राज्य में जाकर झेलम नदी में मिल जाती है। और किशन गंगा नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में एक परियोजना बनी हुई है, किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और यह परियोजना है विवादित परियोजना है भारत व पाकिस्तान के मध्य। किशन गंगा परियोजना कहाँ पर है? पाकिस्तान से निकलती है और जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी में जाकर मिल जाती है। और किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। किशन गंगा नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में एक परियोजना बनी हुई है, किशन गंगा परियोजना, और जो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित परियोजना है। तो दोस्तों ये था भारत सिंधु नदी अफवाह तंत्र को लेकर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों बात करते हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा इंदिरा गांधी नहर को लेकर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किसके सहयोग से पूर्ण हुआ? पर क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किसके सहयोग से पूर्ण हुआ? इसका ऑप्शन है पहला राज्य सरकार के सहयोग से, बी है केंद्र सरकार के सहयोग से, सी है विश्व बैंक के सहयोग से, और डी है राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किसके सहयोग से पूर्ण हुआ था? पहला ऑप्शन राज्य सरकार, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा विश्व बैंक और चौथा राज्य व केंद्र सरकार। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण विश्व बैंक के सहयोग से पूर्ण किया गया था। किसके सहयोग से पूर्ण किया था? विश्व बैंक के सहयोग से। अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु नदी के मैदानों को लेकर। सिंधु नदी के मैदान को किस किस नाम से जाना जाता है? पंचनद किसे कहा जाता है? पंजाब किसे कहा जाता है? पांच नदियों का क्षेत्र, पांच नदियों का क्षेत्र, यानी कि जिस क्षेत्र में पांच नदियां बहती हैं उसे पंचनद या पंजाब कहा जाता है।
पंच नदियां पंजाब। पंच नदी, 5 नदियों के क्षेत्र को कहा जाता है पंच नदी, यानी कि जिस क्षेत्र में 5 नदियां बहती है उसे कहा जाता है पंच नदियां पंजाब। तो पंजाब किसे कहा जाता है? इस क्षेत्र में 5 नदियां बहती है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां। तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है पंजाब के नाम से। तो दोस्तों 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है, 2 नदियों के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है दोआब। 2 नदियों का बीच का क्षेत्र कहलाता है दोआब। ध्यान लिख देता हूं मैं। दो नदियों का बीच का भाग दोआब कहलाता है। रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु। दोस्तों रावी व सतलज नदी के बीच के मध्य का मैदान यह मैदान बिष्ट के नाम से जाना जाता है। रावी व सतलज के बीच का मैदान कहलाता है बिष्ट। व्यास व सतलज, व्यास व सतलज के बीच का मैदान कहलाता है बिष्ट के नाम से। और इस यह है पंजाब राज्य में, पंजाब। दोस्तों रावी व व्यास के बीच का मैदान, रावी व व्यास के मध्य का मैदान कहलाता है बारी, बारी का मैदान। और यह मैदान है रावी व व्यास नदियों के बीच, रावी व व्यास नदियों के मध्य का मैदान कहलाता है बारी के नाम से। चिनाब व व्यास नदी के मध्य का मैदान कहलाता है रचना के नाम से। रचना का मैदान किन किन नदियों के मध्य? रावी व चिनाब, रावी व चिनाब नदी के मध्य का मैदान कहलाता है रचना। दोस्तों झेलम व चिनाब के मध्य का मैदान कहलाता है, झेलम व चिनाब के मध्य का मैदान कहलाता है छाछ। ये मैदान कहलाता है छाछ के नाम से जाना जाता है, छाछ। किन दो नदियों के मध्य है? झेलम व चिनाब के मध्य, ये कहलाता है छाछ का मैदान। तो 2 नदियों के मध्य, 2 नदियों के बीच का मैदान कहलाता है दोआब। और 5 नदियों के मध्य का मैदान कहलाता है पंच नदियां पंजाब। अब बात करते हैं 3 नदियों के मध्य का मैदान को कहलाता है त्रियाब। 3 नदियों के मध्य का मैदान त्रियाब कहलाता है। अब बात करते हैं सिंधु सागर मैदान। सिंधु सागर मैदान ये है 3 नदियों के मध्य का मैदान। सिंधु सागर का मैदान है 3 नदियों के मध्य का मैदान। जिसे कहते हैं त्रियाब। सिंधु सागर का मैदान है 3 नदियों के मध्य, जो सिंधु, झेलम व चिनाब नदियों के मध्य है।
सिंधु, झेलम, चिनाब 3 नदियों के मध्य कौन सा सिंधु सागर का मैदान 2 नदियों के बीच का मैदान कहलाता है दोआब। 3 नदियों के मध्य का मैदान कहलाता है त्रियाब के नाम से जाना जाता है। व्यास व सतलज के मध्य विष्टा मैदान है। रावी व व्यास के मध्य बारी का मैदान है। चिनाब व रावी के मध्य रचना का मैदान है। झेलम व चिनाब के मध्य छाछ का मैदान और सिंधु सागर का मैदान है 3 नदियों के मध्य का मैदान। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने के लिए कुछ मिल सके। बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में गंगा नदी तंत्र को लेकर।